हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बंधन बैंक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम मैं लेना चाहूँगा आपको समझाने के लिए कि पूरा अभी एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसमें से भी लिक्विडिटी के ऊपर मेरा काफ़ी फोकस रहेगा। इनफैक्ट सारा फोकस लिक्विडिटी पे रहेगा, बिकॉज क्या है ना, अगर सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आईएनआर मतलब मिल नहीं रहा है लोग बैंक्स को आगे लेंड करने के लिए। उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो होता क्या प्रॉब्लम है। आप बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट ले लो, टॉप नॉच मैनेजमेंट है आपके बैंक का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टॉप नॉच एसेट क्वालिटी है, कुछ भी है, जैसे एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, बड़े बैंक्स की अगर सब कुछ अच्छा भी है ना, तो भी ये रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं आपको, बिकॉज सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं है। इसका मतलब इन बैंक्स के पास पैसा नहीं है लेंड करने के लिए। और जब लेंडिंग की जो जिसे हम एडवांसेस कहेंगे, क्रेडिट ग्रोथ कहेंगे, अभी अगर मैं Q3 की बात करूं, तो ओवरऑल सिस्टम लेवल पे जो क्रेडिट ग्रोथ था वो सिर्फ 10% था। आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाता है रियल जीडीपी के ऊपर, तो वो कम से कम 12-13% का है। तो एटली आपका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो आपके नॉमिनल जीडीपी से भी कम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच है और क्रेडिट उतने अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हुआ भी था। अब थोड़ा बैकग्राउंड आपको दूं तो अभी क्या कर रहा है, अभी जो आरबीआई हैं, जो संजय मल्होत्रा आए हैं, नए जो आरबीआई गवर्नर हैं, वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं लिक्विडिटी पे। इनफैक्ट उनका स्टेटमेंट भी आया था कि वी विल मेक श्योर कि सिस्टम में लिक्विडिटी रहे, और ओवरनाइट, सिर्फ ओवरनाइट और नियर टर्म नहीं, एक ड्यूरेबल फॉर्म में लिक्विडिटी रहे, थोड़ा लंबे समय तक लिक्विडिटी रहे। लेकिन बीच में आपको अगर ध्यान होगा तो क्या हुआ था, आरबीआई की जो बैलेंस शीट है, जिसमें कि दो साइड्स होते हैं आपके, एसेट्स लाइबिलिटी, हर बैलेंस शीट में। लेकिन एसेट्स का कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है आरबीआई की जब हम केस में बात करते हैं। आपको मैं दिखाई देता हूँ अपनी स्क्रीन पे। आप अगर आरबीआई की बैलेंस शीट देखेंगे तो एक साइड में आपको दिखेंगे लाइबिलिटीज़। ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडिशनल समझना है तो पॉज करके समझ सकते हैं। बट यहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड में दो लाइन आइटम्स पे फोकस करना है, आरबीआई करेंसी और डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई, जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी यूनिवर्सल बैंक है जिसके पास लाइसेंस है, तो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश, जिसको हम हाई क्वालिफाइड लिक्विड एसेट्स कहते हैं, उसको आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। उसको कहते भी हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो यूजुअली 4.5% था इससे पहले, अभी कैश रिजर्व रेशियो में भी कट आया है। तो बैंक्स को क्या है, वो बस पार्क करना है आरबीआई पे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसे, कुछ नहीं, वो पैसा लेंड भी नहीं कर सकते हैं। तो अपने एयूएम का उनको 4.5 अराउंड पार्क करना होता है। तो ये एक आरबीआई, सिंस ये आरबीआई का पैसा नहीं है, ये बैंक्स का पैसा जो आरबीआई पे पार्क है, तो ये आरबीआई के लिए एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो वापस करना होता है। और आरबीआई करेंसी, अब आरबीआई करेंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी नोट्स करेंसी में सर्कुलेशन में है, पैसा है, नोट्स है, कॉइन्स है, कुछ भी है, तो दैट इज़ एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन आरबीआई। आरबीआई मतलब, अब रुपए काम कैसे करता है, आप बेसिक समझो, क्यों है उस रुपए की वैल्यू। जो भी आपके पास अगर 100 रुपये का, 200 का, 500 का, 500, 200, 100 रुपीज़ का आपके पास नोट है, उसकी वैल्यू क्यों है। उसकी वैल्यू तब आती है जब आरबीआई का जो गवर्नर है उस पर साइन होते हैं उसके, कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट ऑफ मनी, जितना का भी वो नोट होता है, जितने का भी करेंसी होती है। तो वो बेसिकली क्या है, आरबीआई ने हमको लोन दिया है, उस इंटरेस्ट फ्री ऑब्वियसली। अब आपके पास 10 रुपये हैं, अगर आप कोई पेन खरीदते हैं शॉपकीपर से, तो आप उसको 10 रुपये देते हैं, 10 रुपीज़ का नोट दे रहे हैं, तो वो नोट वैलिड क्यों है, बिकॉज उस नोट पे लिखा है कि आरबीआई आपको देगा। अब वो आरबीआई की जो करेंसी है, एवरी करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी करेंसी है, वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, आरबीआई को वापस देना है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, आपने देखा होगा अगर नोट्स पे। बट आरबीआई को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता उस पर, तो अच्छा है, आरबीआई तो बहुत सस्ते में पैसा ले रहा है हमसे। तो आरबीआई करेंसी, इस पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए आपको आरबीआई करेंसी एज अ लाइबिलिटी पे फोकस करना है। डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई, जिसको मैं कैश रिजर्व रेशियो के तरीके से हम समझते हैं, वो लाइबिलिटी है। अब आओ एसेट साइड पे आओ, क्रेडिट टू गवर्नमेंट। तो क्रेडिट टू गवर्नमेंट बहुत तरीके से भी हो सकता है, इसमें आपका बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, जो जीसेक्स हम कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या करता है एसेट साइड में, या तो करेंसीज आपकी होंगी, गोल्ड रिजर्व्स होंगे, या फिर जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई ने खरीदी है। तो आरबीआई को पैसा सिस्टम में डालना है, तो वो क्या करता है, आईएनआर से
जाके ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेता है ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिल जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, बॉन्ड्स खरीद लेता है बेसिकली। और नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स मतलब आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जितने भी हैं, कितनी भी करेंसीज हैं, मोस्टली तो आपका यूएसडी होता है, मोस्ट पार्ट, बाकी येन है, यूरो है, वो सब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में आ जाता है। और गोल्ड भी एक आरबीआई के एसेट साइड में आता है। तो पहले क्या हो रहा था, बीच में क्या है, आपको समझ आ रहा होगा, आपने सुना होगा उस टाइम पे कि काफ़ी कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम तक जो एक्सचेंज रेट है इंडिया का, जो आईएनआर है इन कंपैरिजन टू द डॉलर, वो काफ़ी स्टेबल था। और उस टाइम पे न्यूज़ फ्लो ऐसा चल रहा था, एंटिसिपेशन, चाहे वो एक्सपोर्टर्स का हो, इंपोर्टर्स का हो, हेज फंड्स का हो, किसी का भी हो, सबका एंटिसिपेशन ये था कि ये जो हमारे जो 82 अराउंड जो आईएनआर रुक गया था, वो बढ़ नहीं रहा था और डिप्रिशिएट नहीं हो रहा था। अचानक हुआ है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन उससे भी पहले एक फेज़ ऐसा आया था जब आरबीआई सीधा डॉलर्स को बेच दे रहा था मार्केट में और आईएनआर को ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होने दे रहा था। तो इस केस में क्या हुआ, और बाय द वे मैंने ये मिस्टर नीलकंठ मिश्रा जो हैं, जो एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इस टाइम पे, तो उनका एक पॉडकास्ट में देख रहा था, G2G अजय शर्मा जी के साथ था। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इससे सीखने को। तो जब आईएनआर डिप्रिशिएट नहीं हो रहा था और एक्सपोर्टर्स को भी पता था कि यार ये अभी कोई ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होने वाला है फॉर द टाइम बीइंग, तो वो क्या कर रहे थे, जितना भी यूएसडी, अब एक्सपोर्टर्स क्या है, लेट्स से एक्सपोर्टर्स ने कुछ एक्सपोर्ट किया, तो उनको तो जो उनकी इनकम है वो तो यूएसडी में आएगी, बिकॉज यूएसडी इज़ अ रिजर्व करेंसी। आप एक्सपोर्ट आईएनआर में नहीं कर सकते, मतलब किसी किसी कंट्रीज़ के साथ ठीक है आपने पैक्ट किया, वो सब ठीक है, बट ग्लोबल ट्रेड हमेशा यूएसडी में होता है, बेसिक आपको पता होगा ये चीज़। तो एक्सपोर्टर्स जो थे, वो उनको पता है कि यार अभी 82 का भाव चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़ आईएनआर में, तो ये बढ़ने नहीं वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 83 हो जाएगा नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में। तो उनको एक एंटिसिपेशन था। तो वो क्या था, जो भी उनको एक्सपोर्ट से यूएसडी मिलता था, तो फेमा गाइडलाइंस के जो गाइडलाइंस हैं उसमें 9 मंथ्स के अंदर आपको वो जो आज यूएसडी आपने कमाया है, अर्न किया है कुछ भी एक्सपोर्ट करके, लेट्स से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके या ऑयल को एक्सपोर्ट करके, या फिर जो रिफाइंड है, तो किसी किसी भी चीज़ का आपने एक्सपोर्ट जब कमाया है, तो उससे आपको 9 मंथ में फ्रॉम द डेट ऑफ जिस जिस दिन आपने यूएसडी अपने सिस्टम में लाया, उसको आपको आईएनआर में कन्वर्ट करना है 9 मंथ्स के लिए। तो वहाँ पे जब एक्सपोर्टर्स को पता है कि अभी ये डिप्रिशिएट नहीं होने वाला है, तो वो तुरंत जो यूएसडी था वो वापस आईएनआर में कन्वर्ट कर दे रहे थे, बिकॉज उनको पता है 83-87 नहीं होने वाला है, तो हमको 3-4 महीना और एडिशनल वेट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे पता होता कि 82 का जो यूएसडी है वो 85 होने वाला है 3 महीने में, तो वो 3 महीने यूएसडी को भारी पार्क करके रखते, और बाद में जब आईएनआर बढ़ जाता, डिप्रिशिएट हो जाता, तो उनको सेम यूएसडी के ज़्यादा पैसा मिलता। अगर एक यूएसडी उन्होंने कमाया है, आज 82 रुपीज़ का भाव है आईएनआर का, जो रेट है, तो अगर आज वो कन्वर्ट करते तो उन्हें $1 का 82 मिलेगा। बट अगर उन्हें पता है कि 3 महीने बाद 87-85 कुछ भी होने वाला है, तो वो रुकेंगे, जो यूएसडी वो बाहर पार्क करके रखेंगे जब तक वो बढ़ता नहीं है, ताकि उनको एक यूएसडी का ज़्यादा आईएनआर मिले। ठीक है, अब इंपोर्टर्स की हम बात करें, तो इंपोर्टर्स क्या है, एक्सपोर्टर्स तो बेट करते हैं, सोचते हैं, उनका हमेशा मन में रहता है कि यार जो आईएनआर है वो डिप्रिशिएट होता रहे, ताकि उनको एक यूएसडी का ज़्यादा पैसा मिले। बट इंपोर्टर्स का एकदम उल्टा हो जाता है, वो डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट अपने हेज करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके, फॉरवर्ड में जाके, फ्यूचर्स में जाके एक्सचेंज रेट को लॉक इन करते हैं। बिकॉज उनका क्या है, अगर जो इंपोर्टर्स हैं उनको यूएसडी में पे करना है, एक्सपोर्टर्स को मिलता है लेकिन इंपोर्टर्स को पे करना है। अब 82 का अगर आज रेट है, तो लेट्स से उन्होंने एक पेन लिया $1 का, इंपोर्ट करवाया, तो आज उन्हें 82 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन आगे जाके अगर उनको हेजिंग का रिस्क है, अगर वो तगड़ी हेजिंग करते हैं, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो हेज नहीं कर रहे हैं, कल को डेट में करेंसी 85 चली गई, 82 से 85 हो गया आईएनआर, तो उनको सेम इंपोर्ट, जो पेन उन्होंने इंपोर्ट किया है, जो पहले 82 रुपीज़ वो दे रहे थे उस पेन के, अब उनको 85 देना पड़ेगा। तो वो जो डिप्रिशिएशन होता है करेंसी का, तो इंपोर्टर्स उसके अगेंस्ट हेज करते हैं और उसके लिए यूएसडी को होल्ड करके रखते हैं, ताकि उनको अगर अचानक डिप्रिशिएशन हो भी जाए करेंसी में, तो उनके पास यूएसडी रहे अपना पे करने के लिए, इंपोर्ट्स के लिए। तो जब इनको पता था कि यूएसडी अभी जो आईएनआर है वो स्टेबल है और कहीं जा नहीं रहा है, डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्टर्स भी फटाफट अपना यूएसडी आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यूएसडी सिस्टम में आपने देखा होगा एक टाइम पे आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो 700 बिलियन क्रॉस कर गई थी, तो वो इन्फ्लेटेड थी।
उस इन्फ्लेटेड इसीलिए क्योंकि जब पता है कि एक्सपोर्टर्स फटाफट यूएसडी वापस ले आ रहे हैं, इंपोर्टर्स को भी हेज करने के लिए इतना यूएसडी चाहिए नहीं, तो वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, फ्रीली अवेलेबल घूम रहा है इकोनॉमी में। तो आपने देखा होगा 700 समथिंग पे जो आरबीआई की बैलेंस शीट है वो चली गई थी, जो एसेट साइड में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। उसके बाद क्या हुआ कि इन आरबीआई ने डिसाइड किया फॉर रीजंस दैट दे नो द बेस्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमने बहुत देर तक आईएनआर को रोक के रखा है, अब इसको थोड़ा फ्रीली होने दो। तो आपने देखा होगा अब 87 तक भी चला गया था, 88 मुझे ध्यान नहीं है कितना गया था, लेकिन 82 के बाद काफ़ी डिप्रिशिएशन हुआ अचानक। तो एक्सपोर्टर्स ने क्या किया, अब उन्हें समझ आ गया कि ओके 82 जो बहुत टाइम से 82 83 चल रहा था, अब ये डिप्रिशिएट होने वाला है, तो हमने जो आज यूएसडी हमने एक्सपोर्ट से कमाया है उसको हम रुक के रखते हैं, 4-5 महीना और रोकते हैं, ताकि जब 83 से 86 हो जाए या 85 हो जाए या 87 हो जाए तब उसको लेके आएँ और हमें ज़्यादा आईएनआर मिले। ठीक है। और इम्पोर्टर्स ने क्या किया, जब उनको पता है कि यार ओके अब डिप्रिशिएशन बहुत स्पीड से होने वाला है करेंसी में, आईएनआर में, तो उन्होंने यूएसडी होल्ड करना शुरू कर दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा हेजिंग करने लग गए। जो वो हेजिंग छोड़ दी थी उन्होंने करनी, कम कर दी थी, जो हेजिंग छोड़ता तो कोई नहीं है, हेजिंग की इंटेंसिटी जो कम हुई थी वापस से उन्होंने अच्छा खासा हेज करना शुरू हुआ, तो उनको यूएसडी का शॉर्टेज हो गया मार्केट में अचानक से। तो इस टाइम पे क्या किया, आरबीआई ने अराउंड $60 बिलियन, मिलियन डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, $60 बिलियन मार्केट में निकाला। तो जो स्वेल हो गई थी आरबीआई की, जो एसेट्स में फॉरेन करेंसी रिजर्व थे जो स्वेल हुए थे वो अब कम हो गए। अब वो अचानक वन ऑफ इवेंट था, आए भी अचानक थे तो गई भी अचानक। अब 5 लाख करोड़ होता है अगर आप $60 बिलियन को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अब आप देखो कि बैलेंस शीट रिड्यूस क्यों हुई आरबीआई की, $60 बिलियन जब उसने मार्केट को दिया, बिकॉज करेंसी शॉर्टेज हो गया था, यूएसडी का शॉर्टेज हो गया था। तो अब एसेट्स में आप देखो, एसेट साइड में राइट हैंड साइड में एक आइटम है, लाइन आइटम नेट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एसेट्स, इसमें यूएसडी भी होता है। तो यहाँ से $60 बिलियन इन्होंने मार्केट में निकाला, मींस एसेट साइड इनका $60 बिलियन से कम हुआ। ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ में दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन जब आरबीआई करता है या कोई भी करता है, अगर उसने यूएसडी बेचा है तो इट्स एविडेंट कि उसको आईएनआर लेना भी पड़ेगा। ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होगा जब, देखो सेलिंग मार्केट में जब आप शेयर्स बेचते हैं तो उसको कोई खरीदने वाला भी होता है। तो सेम अगर एसेट अपना आरबीआई यूएसडी बेच रहा है तो मतलब आइसोलेशन में तो बेचेगा नहीं, वैक्यूम में तो बेचेगा नहीं, आईएनआर भी उसको चाहिए होगा, आईएनआर भी वो लेगा, तभी तो अपनी बैलेंस शीट से वो एकदम आईएनआर यूएसडी खत्म करेगा, आईएनआर लेगा। तो एक साइड में एसेट साइड में इन्होंने $60 बिलियन का एसेट कट किया अपनी बैलेंस शीट से, एसेट निकल गए वो बाहर बैलेंस शीट से। लेकिन जो आईएनआर आए उसमें दो केस होते हैं, या तो उस आईएनआर को आपने, जो भी आईएनआर आपके सिस्टम में आया इक्वलेंट अमाउंट 5 लाख करोड़ रुपीस का जो आईएनआर सिस्टम में आरबीआई के पास आया, दो तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद ले तो आपके एसेट साइड ही मैनेज हो जाती है, मींस नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स आपके $60 बिलियन से कम हुए लेकिन क्रेडिट टू गवर्नमेंट $60 बिलियन से बढ़ गया, तो कोई चेंज नहीं आया, एसेट्स उतने के उतने रहे, बस उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, $60 बिलियन नीचे से ऊपर चले गए। ठीक है। लेकिन इस केस में आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदी। इस केस में क्या किया, जो $60 बिलियन के उन्होंने यूएसडी मार्केट में निकाला, उसको इन्होंने खरीदा, आईएनआर कहाँ से कम किया, जो लाइबिलिटीज़ में डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई, जो बैंक्स के आरबीआई के पास डिपॉजिट्स होते हैं कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, वहाँ से कॉम्पनसेट किया वो $60 बिलियन, 5 लाख करोड़। तो आप समझे एसेट में $60 बिलियन कम हो गया और लाइबिलिटी साइड में भी $60 बिलियन कम हो गया, मीन्स डिपॉजिट जो थे सीआरआर में उन्हीं को यूज़ करके यूएसडी को कॉम्पनसेट करवाया। तो इसका मतलब क्या, एसेट भी श्रिंक हुआ, लाइबिलिटीज़ भी श्रिंक हो गई, तो टोटल आरबीआई की बैलेंस शीट ही श्रिंक हो गई थी। तो ये हुआ था बीच में। अब जब से नए गवर्नर आए हैं पर्टिकुलरली, तब से उन्होंने तो प्रॉमिस भी किया है, उनका अगर आप देखेंगे ईज़ ऑफ क्रेडिट उनका ही स्टेटमेंट है, एंड गोइंग फॉरवर्ड टू वी विल बी वेरी वेरी वॉचफुल, अलर्ट एंड वेरी निम्बल एंड एजाइल इन वट एवर आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम टू प्रोवाइड लिक्विडिटी बोथ ट्रांजिएंट, ओवरनाइट, ट्रांजिएंट मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, ओवरनाइट मतलब ओवरनाइट रेपो रेट के जो रेपो रेट से जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है बैंकिंग सिस्टम को, एज वेल एज मोर ड्यूरेबल लिक्विडिटी, मींस लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए, जिसमें कि अभी आरबीआई ने डॉलर स्वैप्स भी किए थे, आपको पहले भी मैंने बताया था, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो उसी के ऊपर हो जाएगा। डॉलर स्वैप किया, कैश रिजर्व रेशियो को कम किया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, 50,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी, आपका ऑफ कोर्स रेपो रेट कट किया। ये सब आपको सिग्नल देना चाहिए जब एक आरबीआई इतना प्रोएक्टिव होके, जिसने पहले लिक्विडिटी को रोक के रखा था, हर कोई मैनेजमेंट कंप्लेन कर रहा था, कोई भी बैंक का हो, मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस कर लिया है, हर कोई कंप्लेन कर रहा था कि सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं है, एचडीएफसी, आईडीएफसी,
ICICI, इवन बंधन बैंक वाज आल्सो कंप्लेनिंग। हर बैंक, मतलब कहीं भी आप चले जाओ, एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी नहीं थी, किसी के पास लिक्विडिटी नहीं थी। तो अभी आरबीआई ने अपना स्टैंड पूरा चेंज कर दिया और वो फुल, एकदम कह सकते हैं ना कि फुल थ्रॉटल पे है इस टाइम पे पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी पहुंचाने के। लेकिन टाइम लगता है। मार्च 1 से इन्होंने लिक्विडिटी पहुंचानी शुरू करी है सिस्टम में, एंड 2-3 महीने तो मिनिमम आप समझो कि पूरे लिक्विडिटी को सिस्टम में ट्रैवल होने में लगते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे न्यूज़ फ्लो बार बार कि बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स इन फोकस बिकॉज आरबीआई इंजेक्टेड 2 लाख करोड़ ऑफ लिक्विडिटी। एंड आप बार बार इन न्यूज़ फ्लो को अपने स्क्रीन पे अभी देख भी रहे होंगे। मैंने कुछ हेडलाइंस स्क्रीनशॉट करके निकाली हैं, तो आप देख लेना। तो ये है बैकग्राउंड, आपको समझ आना चाहिए कि आरबीआई इस टाइम पे क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इससे बेनिफिट कौन कौन सी सेक्टर्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इमीडिएट बेनिफिट दिमाग में आता है जिस सेक्टर का, वो है फाइनेंशियल। तो इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से भी बोला, और इसीलिए मैं आजकल फाइनेंशियल्स पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। खुद की भी मैं वॉच लिस्ट बना के रख रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। बट आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे, वही स्टॉक यहाँ से अच्छा करेंगे जो ग्रोथ निकालेंगे। क्रेडिट, इट डजेंट मीन कि क्रेडिट सिस्टम में आ गया, लिक्विडिटी आ गई तो हर बैंक ग्रो करेगा। कर सकता है, लेकिन अच्छे से वही ग्रो करेगा जो अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसेस करते हुए भी। और उसमें से मुझे लगता है कि एचडीएफसी को ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसका एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा बिकॉज उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी बहुत हाई है। और ये भी प्रॉब्लम आया था कि आरबीआई लेटर्स भेजने लगा डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के मैनेजमेंट को कि आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ऊपर चला गया है, 95 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर चला गया। एचडीएफसी का तो 116 चला गया था। तो इसीलिए भी उनको ग्रोथ थोड़ा रोक के रखनी पड़ी है। इसीलिए आप देखेंगे पिछले 4-5 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में कोई रिटर्न्स बना ही नहीं है, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ को ज़बरदस्ती स्लो डाउन किया गया। अब क्यों किया गया, क्या किया गया, वो सब बात की बात है, नॉट द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। अब हम आते हैं बंधन बैंक पे, ठीक है। तो बंधन बैंक में आपको देखना है कि बंधन बैंक सबसे पहले जब शुरू हुआ था 2014-15 के अराउंड, आईडीएफसी को और बंधन बैंक को साथ में लाइसेंस मिला था। आईडीएफसी फर्स्ट को नहीं, वो तो 18-19 में मर्जर हुआ था उनका कैपिटल फर्स्ट के साथ, तब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना आईएल एंड एफएस क्राइसिस के बाद। वहाँ पे उससे पहले सिर्फ आईडीएफसी था, बट ठीक है उसको छोड़ दो। बंधन बैंक को उस टाइम पे यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिला। उससे पहले बंधन के जो रूट्स हैं, मतलब बंधन कहाँ से ग्रो हुआ बंधन बैंक, वो था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो 20-25 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट इसको। तो पहले ये एनजीओ था, जब बैंक बनने से पहले, एमएफआई बनने से पहले भी, फिर करता माइक्रो फाइनेंस पे ही फोकस था, छोटे छोटे टिकट साइज़ के लोन, ग्रुप लेंडिंग जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद ये एमएफआई बना, फिर 15 के अराउंड इसको जब लाइसेंस मिला तो यूनिवर्सल बैंक बन गया। उसके बाद इसने अपने सिक्योर्ड एसेट्स को भी ग्रो करना शुरू किया, जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। तो अब देखो इसके एसेट्स, मतलब इसके कितने टाइप के इसके सेगमेंट्स हैं, लोन कहाँ कहाँ ये देता है। तो पहले ईईबी, इसका इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ग्रुप। इसमें क्या करते हैं ये, छोटे लोन्स, मतलब ग्रुप लोन्स जो मैंने आपको बताया, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल्स, स्पंदना, फ्यूजन, ये सब जो छोटे छोटे टिकट साइज़ के लोन देते हैं, वही ईईबी ग्रुप के अंदर उसी टाइप के लोन्स आते हैं। बस इन्होंने नाम चेंज किया है, इसको माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट नहीं बोला है, ईईबी ग्रुप बोला है। लोन टिकट साइज, नेचर ऑफ द लोन्स, नेचर ऑफ द कस्टमर्स, सब कुछ सेम है। उनका पेमेंट साइकिल वही, सेंटर मीटिंग्स करवाना, 15 दिन में पेमेंट आता है, वीकली बाई वीकली, सब कुछ सेम है। एस बी ए एल सेकंड जो आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईईबी ग्रुप, बट इन्होंने अलग से दिखा रखा है यहाँ पे। आप इनफैक्ट देख भी सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है बोल्ड में, शेयर ऑफ ईईबी, जिसमें अंदर ग्रुप भी आता है तो एसबीएएल भी आता है, जिसको आप नोट भी देखेंगे, स्मॉल बिजनेस एंड एग्री लोन्स, रिड्यूस्ड फ्रॉम 49.6 ऑन दिसंबर 2023 टू 42.5% इन दिसंबर 24। तीसरा कौन सा सेगमेंट है, हाउसिंग का। हाउसिंग में कौन से आपके हाउसिंग लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर ये दूसरे आईबीपीसी से भी खरीदते हैं लोन्स, लोन बुक, दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लोन बुक खरीदते हैं, बट ये आईबीपीसी को डिसबर्समेंट में नहीं इंक्लूड करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। चौथी कैटेगरी ऑफ लोन्स रिटेल में, वही गोल्ड लोन, ऑटो लोन्स, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे लोन रिटेल वाले सेगमेंट में आते हैं। बाकी ऊपर है कमर्शियल बोरोविंग, वही वर्किंग कैपिटल लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट, परफॉर्मेंस गारंटीज, उस टाइप का लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कमर्शियल बोरोविंग मतलब जो आपको बिजनेसेस को जो लोन चाहिए होता है, तो वो फिफ्थ वाली कैटेगरी में आता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है पूरे सिस्टम, और इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप सिर्फ लार्ज कैप बैंक्स ट्रैक कर रहे हैं तो
इतना कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। जब आप बैंकिंग सिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको हर कंपनी को ट्रैक करना है, एटलीस्ट हर सेगमेंट की 3 या 4 कंपनीज़ को तो आपको ट्रैक करना ही पड़ता है, तभी आपको एक हॉलिस्टिक पिक्चर मिलती है, ओवरऑल पिक्चर मिलती है। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको ये क्यों है, कि मैं तो अब माइक्रो फाइनेंस को मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के थोड़े साइंस ऑफ रिवर्सल आए हैं, बट और मुझे ज़्यादा किसी बैंक में या फिर किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ईईबी ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो ईईबी ग्रुप में मतलब माइक्रो ईईबी ग्रुप जब भी मैं यूज़ करूँ इस वीडियो में तो आपको समझना है माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप लोन वाले पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर देखेंगे रेड वाला जो ग्राफ है, एक फिर थोड़ा डार्क ग्रे वाला है, फिर लाइट ग्रे वाला है। लाइट ग्रे वाला दिसंबर 2023 का है, जिसमें ईईबी ग्रुप का जो टोटल एयूएम में उसका जो प्रपोर्शन था वो 33% था। फिर सितंबर 24 में वो 29.2% आया। अब जो रेड वाली लाइन है वो 27.3%, मीन्स जो इनका माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है उसमें ये ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहे हैं, डिसबर्समेंट को बढ़ाने के बजाय डिसबर्समेंट कम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से इनका क्रेडिट क्वालिटी बहुत ख़राब हो रहा है, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस ही प्रॉब्लम में चल रहा है। एसबीएएल में भी आप देखेंगे तो ग्रोथ को थोड़ा थोड़ा ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ये दोनों जो हैं ईईबी ग्रुप एंड एसबीएएल ये हैं आपके अनसिक्योर्ड, तो यहाँ पे ये ग्रोथ स्लो कर रहे हैं, बिकॉज स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी ख़राब हो रही है इनकी, और क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से आपका प्रॉफिट भी चला गया, प्रॉफिट गया तो आपके आरओए एंड आरओई जो आपके रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं दोनों इस बारी इस क्वार्टर में ख़राब थे, Q3 में। अब हाउसिंग में देखो, हाउसिंग एकदम बढ़िया से बढ़ता जा रहा है आपका, मतलब उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा अगर आप आगे मैं दिखाऊंगा काफ़ी अच्छी स्पीड से हाउसिंग वाले पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिटेल को भी ये काफ़ी स्पीड से बढ़ा रहे हैं, कमर्शियल बुक को भी काफ़ी स्पीड से बढ़ा रहे हैं, और ये हाउसिंग रिटेल सीबी में मोस्टली आपका सिक्योर्ड एसेट्स हैं, मतलब इसमें आपका कोलेटरल रहता है बैंक के पास, लेकिन इसमें आपका यील्ड कम हो जाता है, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान देनी है। एसबीएएल और ईईबी ग्रुप में जो आपका यील्ड होता है वो कम से कम तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन एवरेज इनका जो यील्ड है ईईबी ग्रुप वाले सेगमेंट में माइक्रो फाइनेंस में वो 22-23% का है, तो उतना यील्ड चार्ज करते हैं कस्टमर से जो भी ये लोन देते हैं इस सेगमेंट में। बट हाउसिंग में आप उतना नहीं कर सकते हो, 12-13-14% रिटेल में थोड़ा और ज़्यादा कर लिया, कमर्शियल बैंकिंग में तो और कम, उसमें तो इतना भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर, अब मैं हर सेगमेंट को अलग अलग इनका ग्रोथ रेट दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ समझ आए यहाँ पे। अब आप देखो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर मतलब माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, अब क्यू भी देखो, वाई भी देखो, दोनों में डिक्लाइन है। वाई 2.6% से डिग्रो किया है, 5.3% से क्यू डिग्रो किया है, और ये काफ़ी टाइम पिछले 3-4 क्वार्टर से ईईबी वाले सेगमेंट में डिग्रोथ आ रहा है। ठीक है, हाउसिंग एसेट बाइफर्केशन, हाउसिंग में देखो आप वाई 13.1% से ग्रो किया, क्यू 3.2% से ग्रो किया, विच इज़ गुड। ये वाले एसेट्स सिक्योर्ड हैं तो ये बढ़ा रहे हैं, इनकी स्पीड देखो कितनी बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट, अब कमर्शियल बैंकिंग में आप देखो 38% वाई ग्रोथ है और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो इससे आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ आएगी कि बैंक जो है इस टाइम पे बंधन बैंक कोशिश कर रहा है कि जो हमारा सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है वो बढ़ता रहे। FY24 में 42% ऑफ द ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो वॉज सिक्योर्ड, 9 मंथ जो हो चुके हैं FY25 के अभी 49% पे पहुंच गया है, एंड बाई FY27 इनका टारगेट है कि 55% जितने भी हमारे लोन्स हैं उसमें से 55% हमारा सिक्योर्ड होगा। तो इसमें से 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी। एक तो प्रॉब्लम आएगी आपके निम्स की कंप्रेशन की, जो आगे जाके मॉडरेट होना ही है, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है, निम्स होता क्या है, आप कितना इंटरेस्ट, बेसिकली आपने नेट इंटरेस्ट इनकम कितना कमाया, मतलब सॉरी इंटरेस्ट इनकम आपने कितना कमाया चार्ज करके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, पूरे लोन्स के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, और आपका कितना बोरोविंग कॉस्ट था, जितना भी कॉस्ट था उनको दोनों को आप माइनस करेंगे, और जितना भी आपका सम आएगा तो वह होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट मतलब एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो नेट इंटरेस्ट इनकम आया, उसको आप ओवरऑल पोर्टफोलियो से डिवाइड करेंगे तो आपका निम्स आ जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका पहले 7.5 था, फिर 7.3 हुआ, इनका गाइडेंस है कि FY25 में 7 to 7.5 के अराउंड निम्स रहेगा, लेकिन Q3 में वो 6.9% हुआ। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ा दी सिक्योर्ड एसेट्स में। आपने देखा होगा कमर्शियल बैंकिंग, हाउसिंग और रिटेल में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, 80-80, 30-30 ऐसे परसेंट से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो इनका हाई मार्जिन सेगमेंट था माइक्रो फाइनेंस वाला, जहाँ पे ये 20-20% चार्ज करते थे, वहाँ पे डिसबर्समेंट में स्लो डाउन है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा है, ऊपर से स्लिपेजेस आ रहे हैं, ये रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और राइट ऑफ इनको लेना पड़ रहा है, तो इनके प्रॉफिट भी इस बारी कम हुआ है, बहुत कम हो गया था प्रॉफिट, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, बट काफ़ी कम प्रॉफिट हो गया था।
और इसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी कम हो रहा है, तो उसके वजह से इनका ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो आगे जाके ये जो 6.9% के निम्स हैं ये और कम होने वाले हैं, और ये धीरे धीरे एक यूनिवर्सल बैंक की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाएगी। किसी भी यूनिवर्सल बैंक का, जो HDFC देखो, ICICI देखो, उनका 5% भी निम्स नहीं है। इसका इसीलिए है बिकॉज इसका अभी बड़ा पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस में है, तो आगे जाके वो कम होगा। लेकिन ये कंपनी कह रही है हम निम्स में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम करेंगे ROA में ज़्यादा फोकस। ROA में ज़्यादा फोकस, अगेन लाइबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, डिपॉजिट्स को ज़्यादा स्पीड से ये लेंगे कस्टमर से, क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट से कम रहेगी, उतना ज़्यादा नहीं रहेगी, और स्लिपेजेस पे कंट्रोल करेंगे। अगर ठीक है, जब आप माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो अनसिक्योर्ड कम करते रहेंगे तो आपके ऊपर एक कंट्रोल आ जाएगा स्लिपेजेस को कंट्रोल करने का, आप ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। जब स्लिपेजेस ठीक से कंट्रोल हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उससे आपका ROA भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो ROA बढ़ाने के 3 ट्रिगर हैं इनके पास, मैंने आपको बता दिया। लाइबिलिटीज़ बढ़ाएंगे अपने उसके लाइबिलिटीज़ की मदद से, बिकॉज लाइबिलिटी जब आप बोरो करते हैं तो उस बोरोइंग से आप एसेट्स, बिकॉज उन लोन्स में देंगे, एडवांसेस देंगे, डिसबर्स करेंगे, तो उससे आप एसेट्स भी आपके बनते हैं। ज़्यादा लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा एसेट्स बनाएंगे और स्लिपेजेस कम करेंगे ताकि आपका रिटर्न अच्छा रहे, जिससे ROA भी अच्छा रहे। अब क्रेडिट कॉस्ट की हम बात करते हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देखो तो क्रेडिट कॉस्ट Q3 FY25 में 4.1% चला गया। अब इनका टारगेट है कि इसको 2% पे लेके आना है, तो Q3 इनके लिए बेकार रहा। ऑब्वियसली मतलब इसमें बताना क्या है, बेकार ही रहा है। अगर मैं आपको कलेक्शन एफिशिएंसी की बात बताऊं, EEB की, मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्शन में, तो आप अगर देखोगे जो मैंने साइड में लेफ्ट में टेबल दिखा रखा है, रेस्ट ऑफ इंडिया आप देखो, फॉर सितंबर 24 आप देखेंगे 96.9, फॉर दिसंबर 24 96.4। तो रेस्ट ऑफ इंडिया की, बिकॉज मोस्टली ये अभी आप जिसे कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड तो वेस्ट बंगाल में है, ईस्ट की कंपनी है, तो उन्होंने अलग से वेस्ट बंगाल और असम का देते हैं बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा पोर्टफोलियो है इनका, और रेस्ट ऑफ इंडिया का भी अलग से देते हैं। तो आप अगर वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे तो भी कलेक्शन एफिशिएंसी कम हुई है, आप क्वार्टर में भी देखेंगे तब भी कम है, और सितंबर दिसंबर के पर्टिकुलर इन मंथ्स में देखेंगे तब भी कम है। तो बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी कम हो रही है। अब इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये बैंक ढंग से कलेक्ट नहीं कर पा रहा है? स्लिपेजेस ज़्यादा आएंगे, अब वो आपको दिखेगा इस स्लाइड में, NPA मूवमेंट में। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है वहाँ पे आप देखो Q2 FY25 का जो ओपनिंग GNPA था वो था 53, क्लोजिंग ग्रॉस GNPA कितना था, नीचे आओ, आपको दिखेगा $61 बिलियन का, सॉरी बिलियन रुपीज़ का, जिसमें आपको 2 0 ऑड ऐड करने पड़ते हैं। मैं बार बार बताता हूँ ताकि, बिकॉज बहुत लोगों को करोड़ में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बिलियन मिलियन में नहीं आता है, तो उनके लिए बिलियन में जब भी दिया है तो आपको 2 0 और ऐड करने पड़ेंगे। तो क्लोजिंग ग्रॉस Q2 FY25 में इससे पहले वाला जो मैंने बॉक्स बनाया है उसमें पहले वाले कॉलम को देखो, जो क्लोजिंग ग्रॉस GNPA जो आपका, क्लोजिंग ग्रॉस जो आपका था वो $61 बिलियन का था, जो कि Q3 का ओपनिंग GNPA बनेगा। अब लास्ट कॉलम में आ जाओ Q3 FY25 में, तो जो पिछला क्लोजिंग था वो अब बनेगा ओपनिंग बना 61.2। फिर नीचे आओ, फ्रेश स्लिपेजेस आप देखो कितने बढ़ गए हैं। मतलब पहले 8.9 थे Q1 FY25 में, फिर 11 आए, इस बार 16.2, मतलब 16.2 मतलब 1600 करोड़ के आपके इस टाइम पे फ्रेश स्लिपेजेस हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है इतना स्लिपेज होना। इसी वजह से इनका रिटर्न प्रोफाइल गया, इनका नेट प्रॉफिट चला गया, बिकॉज इन्होंने बोलेंगे कि अगर जो फ्रेश स्लिपेजेस आए, मतलब ये इनको इतना कलेक्ट करना था 16 बिलियन रुपीज़ का, 1600 करोड़ का, ये नहीं कर पाए हैं। अब ये जाके धीरे धीरे NPA बन जाएंगे आगे जाके। रिडक्शंस में अब आप आओ, इसमें टेक्निकल राइट ऑफ्स में आओ, जो चौथी पांचवी लाइन है, आपको दिखेगा 12.7 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने राइट ऑफ किया है। मतलब जो पहले स्लिपेज रहे होंगे पिछले क्वार्टर में, वो आगे जाके NPA हुए, अब फिर उनसे पैसा आना बंद हो गया, तो इस क्वार्टर में जाके इन्होंने राइट ऑफ करा। तो इस बारी जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं वो हैं 16.2 बिलियन रुपीज़ के, जो कि आगे जाके चांसेस हैं, कंपनी का मैनेजमेंट का खुद भी इंडिकेशन है कि आगे जाके ये जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं ये NPA बन सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा उसमें भी स्लिपेजेस ज़्यादा रहेंगे, और राइट ऑफ तो खैर वो कंपनी के ऊपर है कि किस हिसाब से करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इस टाइम पे कंपनी का। और आपको GNPA रेशियो जो नीचे ब्लू में दिख रहा है, जो लास्ट 4 लाइन्स हैं, आपको स्टेबल दिखेगा। 4.7 पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी था। तो आप बोलेंगे यार GNPA तो स्टेबल है, बट मैं आपको बार बार बताता हूँ GNPA को ट्वीक करना बहुत ईजी होता है, और GNPA से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि एसेट क्वालिटी क्या है, आपको तो समझ नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ पे सिर्फ GNPA NNPA का फिगर देखेगा तो वो बोलेगा कि Q2 FY25 और Q3 FY25 में सेम ही है, कोई क्रेडिट क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है। लेकिन अरे भाई, आप ऊपर देखो, स्लिपेजेस कितने बढ़ गए हैं, टेक्निकल राइट ऑफ कितना बढ़ गया है,
आपने राइट ऑफ किया विच मीन्स आपने बुक काट दी तो आपका ऑफ कोर्स वो जीएनपीए कम हो जाएगा। तो खाली जीएनपीए एनएनपीए का जो ज्ञान दे रहे हैं आपको, उनसे आप बोलो कि भैया हमको किसी ने बता दिया है, तुषार ने हमको बता दिया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। जीएनपीए एनएनपीए को छोटे बच्चे थोड़ी हैं यार, कि जीएनपीए एनएनपीए का एक लॉलीपॉप दे दिया कि अरे ये तो स्टेबल है, ठीक है कंपनी अच्छा कर रही है। तो आप मैंने जीएनपीए आपको स्टेबल लगा, बट मैंने हकीकत आपको बता दी कि द बैंक इज़ नॉट डूइंग गुड। अब इसको लास्ट देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एसएमए का भी है बट उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। एसएमए चलो बता देता हूँ, छोड़ो, अच्छा है बिकॉज इंपॉर्टेंट है। एसएमए ज़ीरो आप देखेंगे तो एसएमए ज़ीरो कंटेंड हुआ है। एसएमए ज़ीरो मतलब ऐसे कितने अकाउंट हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए का फुल फॉर्म होता है। ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जो ज़ीरो प्लस डीपीडी में चले गए, मीन्स आज उनका पेमेंट आना था ईएमआई का, आज नहीं आया तो कल वो ज़ीरो डीपीडी में चले जाएंगे, मीन्स 0 डेज से ज़्यादा डिले हो गया उनके ईएमआई को। ठीक है, तो आप देखेंगे सितंबर 24 से दिसंबर 2024 में अगर आप आएंगे तो मैं ये जो सर्कल के अंदर फिगर्स लिखे हैं उन पे ध्यान देना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, इधर उधर ध्यान मत देना। एसएमए ज़ीरो की मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट चार्ट पे ध्यान दो, बस फर्स्ट ग्राफ पे ध्यान दो, जो बार चार्ट है। तो 8.8 बिलियन का इससे पहले वाले क्वार्टर में था एसएमए ज़ीरो, जो 8.1 बिलियन रुपीज़ का अब हुआ है। मीन्स ये फ्रेश स्लिपेजेस जो हैं वहाँ पे ज़ीरो डीपीडी पे कंट्रोल करने लगे हैं। मतलब ऐसे कस्टमर्स जो एक दिन से ज़्यादा जिनका ईएमआई डिले हुआ था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, 8.8 से 8.1 पे आ गया। लेकिन एसएमए 1 पे जब आप आओगे तो 5.6 बिलियन था सितंबर 24 में, जो कि बढ़ के 6.6 बिलियन हो गया है। एसएमए 2 का भी यही हालत है, 5.4 बिलियन जो था। एसएमए 2 मतलब आप ये समझो कि 61 से 90 अक्रॉस, मतलब कितना दिन हो चुका है इनको। 0 31 टू 60 में एसएमए 1, 61 टू 90 में एसएमए 2 और 90 से ऊपर सीधा एनपीए। तो इसीलिए बाइफर्केशन यहाँ लिखा है एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 2 के बाद तो आपका सीधा एनपीए ही हो जाता है। तो एसएमए 2 जो 5.4 बिलियन का था सितंबर 24 में, वो दिसंबर 24 में 6.5 बिलियन का हो गया है। विच मीन्स एसएमए 2 में भी आपका फ्लो ज़्यादा हो गया है। एसएमए 1 का फॉरवर्ड फ्लो ज़्यादा है, एसएमए 2 का फॉरवर्ड फ्लो ज़्यादा है। विच मीन्स कि इन एसएमए 1 मतलब 30 डेज से ऊपर हो गया है। अब ईईबी में अगर कोई 30 डेज से पे नहीं कर रहा है माइक्रो फाइनेंस में, तो वो बहुत मुश्किल है कि वो आगे जाके भी पे करेगा। विच मीन्स व्हाट, आपको यहाँ से एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि एसएमए 1 इनके बढ़ गए हैं, एसएमए 2 बढ़ गए हैं, तो ये जो बढ़े हुए हैं अभी एनपीए नहीं हुए हैं, ये अगले क्वार्टर में जाके एनपीए हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा रिस्क है इस टाइम पे इस बैंक के पास कि आगे जाके कैसे इन क्रेडिट क्वालिटी को संभालेंगे। मुझे लगता है कि जो Q4 का रिजल्ट है वो भी कोई अच्छा नहीं आने वाला है, एक खराब ही आएगा। मैनेजमेंट ने Q3 में बोला ही है कि हमारे स्लिपेजेस बढ़े हुए रहेंगे, इवन दो Q3 वाले स्लिपेजेस नहीं होंगे, लेकिन हमारे फिर भी बढ़े रहेंगे। 1000 करोड़ के अराउंड इनका स्लिपेज फिर भी आएगा। तो देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है। लास्ट स्लाइड है आरओए आप देखो, Q3 FY24 में, Q2 FY25 में सब कुछ ठीक चल रहा था। इनफैक्ट अगर Q1 का मुझे जितना ध्यान आ रहा है 18 पॉइंट समथिंग इनका आरओई हुआ करता था, फिर वो 16 पे आया। अभी अगर मैं Q3 FY25 में देखूं, बिकॉज इन्होंने राइट ऑफ किया तो इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट चला गया। अब प्रॉफिट चला गया तो डायरेक्ट आपका आरओए हिट होगा, बिकॉज न्यूमरेटर में आपका रिटर्न आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो अब नेट प्रॉफिट आया, अब देखो आरओई कहाँ चला गया, Q3 FY25 में 7% पे आ गया। तो फिलहाल बहुत कुछ अच्छा इस बैंक के साथ हो नहीं रहा है। Q4 के रिजल्ट देखने पड़ेंगे और उस टाइम पे जो कमेंट्री आएगी, बिकॉज अभी मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंट कमेंट्री मुझे तो नहीं लगी। अपने एंड पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लगी। आई विल बी वेटिंग फॉर Q4। और आपको ये समझना है कि निम्स तो यहाँ से कंप्रेस होने वाले हैं, फोकस रहेगा आरओए पे। अगर आरओए भी ये मेंटेन नहीं कर पाए फिर तो मतलब थीसिस ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस बैंक को इतना अच्छे से ट्रैक करने का फिर। तो आई होप आपको इकोनॉमी में क्या चल रहा है लिक्विडिटी वाइज और कैसे किसी बैंक को ट्रैक करते हैं, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।